आज की जो क्लास है हमारी वो पॉलिटी की अगली क्लास होगी, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना को। ठीक है, तो क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। यह है कि प्रस्तावना की अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रस्तावना देखोगे अगर कहीं मिलती है तो वो अमेरिकी संविधान में। कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिकी संविधान में जो है प्रस्तावना का सबसे पहले एक झलक दिखती है, या सबसे पहले जो प्रस्तावना रखा गया वो अमेरिका के संविधान में देखी गई। उसके बाद भारत के संविधान में भी प्रस्तावना आई। आपको पता है भारत का संविधान बनकर के बार बार हम बताते चले आ रहे हैं 26 नवंबर 1949 को बना। और जबकि हमने बताया था कि जो भारत में जो प्रस्तावना बनी वो किससे बनी? वो जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित नेहरू ने। तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और जाहिर सी बात है कब पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को? 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। बाद में यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी का जो है विस्तृत क्या कह सकते हैं, इसी का जो है एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन जो था वही बनी प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना है, उसमें एक संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान के जानकार कह लो या संविधान के विशेषज्ञ, जिनका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। तो ये आप याद रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि N.A. पालकीवाला ने या किसने कहा है संविधान के प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो वो N.A. पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रस्तावना। आप सभी को उम्मीद करते हैं याद होगी। हाँ, याद नहीं भी है तो याद कर लेना चाहिए प्रस्तावना को हमको, और अगर उसके बावजूद वो भी नहीं याद है, कम से कम उसके महत्वपूर्ण घटक हमारे पास दिमाग में होने चाहिए। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, अब लिखेंगे नहीं उसको, यही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को कौन कौन से, फिर हम बात करते हैं उसमें एक चीज़ याद रखिए, जब प्रस्तावना हम पढ़ना शुरू करें उसी में लिखते चलते हैं क्या क्या बात है कि भारत को क्या बनाने की बात की जा रहा है। पहले सबसे पहले जो प्रस्तावना में आप ध्यान रखिएगा कि एक बात जब प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी ये भारत के संपूर्ण जनता की बात कर रही है। ठीक है, जो प्रस्तावना की पहली इस लाइन है जहां से शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी टू रिजॉल्व इट्स कॉन्स्टिट्यूट, है ना, ये जो टर्म आता है उसमें इंग्लिश में आप देखेंगे हम भारत के लोग जो शब्द है वो ये बात बता रहा है कि जो ये सारी बात कह रही है वो कौन कह रही है? वो जनता कह रही है। तो फिर लास्ट में जब जाओगे अंतिम लाइन आकर के वो क्या कहती है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम एतद द्वारा इस संविधान को एक अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित करने की बात कर रही है, ये जनता कह रही है। शुरुआत किसने कहा कि हम भारत के लोग ऐसा कह रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं, मतलब खुद को ये संविधान सौंप रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है जो हमारा संविधान है, अगर संविधान के शक्ति का स्रोत की कभी बात की जाए, शक्ति का स्रोत की बात की जाए, किसके? संविधान के। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? तो यही लाइन आपको ध्यान में आनी चाहिए कि हम भारत के लोग, तो भारत की जो संपूर्ण जनता है वही है संविधान की शक्ति का स्रोत। कौन है? भारत की जनता। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। एक बात यहाँ से टर्म, एक बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात अब जब देखोगे, जब आगे हम बढ़ोगे प्रस्तावना में, तो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को, अब भारत की, अब यहाँ पे बताएगा कि भारत की प्रकृति क्या है। तो भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति, ये कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि भारत की प्रकृति की जो बात की जाए विकल्प दे देगा इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं होगा। तो भारत की जब प्रकृति की बात करोगे तो उसमें क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो एक चीज है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको सिंपली कह सकते हो संप्रभु, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर कहता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और क्या? लोकतांत्रिक और क्या? गणराज्य। चार बात है। अब यहां पे देखिए
4 टर्म ये है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, भारत की प्रकृति कैसी होगी? भारत सबसे पहले तो क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है कि मतलब संपूर्ण भारतीय भूभाग पर जो शक्ति होगी वो किसकी होगी? वो भारत की होगी। सारे फैसले वो भारत ले सकेगा, संपूर्ण शासन प्रशासन खुद भारत देखेगा, इसमें किसी और का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होगा उसके प्रशासन पर। ठीक है, उसकी संपूर्ण शक्ति किसके पास है? वो स्वतंत्र है। किसी भी देश के साथ समझौता, किसी भी देश के साथ संधि करने के लिए, किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए, हर एक कामों के लिए वो स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अपना निर्णय स्वयं लेगा वो। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उसकी प्रकृति कैसी होगी? समाजवादी होगा। हालांकि ये जो टर्म है समाजवादी टर्म, ये बाद में जोड़ा गया, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से टर्म जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए भी याद रखिए कि समाजवादी का मतलब है संसाधनों का जो होता है, बेसिकली आप देखोगे तो समाज में बंटवारे की बात करता है। समाजवादी मतलब बात करता है कि संसाधनों का उचित आवंटन। इसमें आप समाजवादी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपके देखेंगे उत्पादन की जो शक्ति का स्रोत होता है, उत्पादन का जो स्रोत होगा या उत्पादन जो निर्धारित किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है? वो सरकार उस पर क्या करती है? उसको केंद्रित करती है, उसको नियंत्रित करती है सरकार के जरिए। लेकिन पूंजीवादी में क्या होता है कि पूंजीवादी में सरकार जो है नियंत्रित नहीं करती है, वो बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समाजवादी है ये टर्म निकल कर के आया है, बेसिकली भारत का जो संबंध था उस दौर में 1976 में ये जोड़ा गया बेसिकली। और उससे पहले तक आप देखेंगे जो भारत की तरफ झुकाव था सबसे ज़्यादा जो किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का, तो वो रसिया का या USSR उस वक्त हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र जो USSR जो था, ठीक है, यूनाइटेड जो रसिया था उसका जो था उसका भारत की तरफ ज़्यादा झुकाव था। और इसी वजह से ये समाजवादी टर्म उसी के लिए बेसिकली जोड़ा गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे रसिया में या फिर रूस में देखेंगे जो USSR था उस वक्त वहाँ पर साम्यवादी शासन था। ठीक है, और साम्यवादी शासन बेसिकली देखोगे समाजवाद का अगला चरण होता है। जैसे कि अगर हम देखें कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स कहता है कि साम्यवाद जो होगा, साम्यवाद की आपको पता है कि साम्यवाद की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की थी। मार्क्स का कहना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समाजवाद से आगे निकल करके साम्यवाद जब आएगा तो क्या होगा कि राज्य की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी, राज्य की ज़रूरत नहीं होगी। लोग इतने परिपक्व हो जाएंगे स्वयं में कि वे स्वयं ही जो है शासन और उनको किस तरह से रहना है अपने स्वयं को वो नियंत्रित कर, आत्मनियंत्रित होंगे वो। ठीक है, तो वो फिलहाल वो दौर जब 1990 का दशक आया तो हमने देखा कि फिर किस तरह से रसिया का विघटन हो गया और वो फिर बहुत सारे भागों में टूट गया। और इसकी वजह से फिर वो रूस बना, आज का रूस, नहीं तो सोवियत रूस जो हुआ करता था कभी कभी, आज रूस है वो। तो जब उसमें बिलगाव हुआ या फिर बिखराव होना शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं हो। नहीं तो 1990 तक ऐसा लगता था कि हाँ, कहीं ऐसा लगता था कि साम्यवादी शासन की जो बात किया था कार्ल मार्क्स ने, हो सकता है वो इसी स्टेज पर हो या आ सकती है। लेकिन उसके बाद ये अवधारणा पूरी तरह से धराशायी हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो फिलहाल भारत की प्रकृति क्या है? समाजवादी है। ठीक है, पंथनिरपेक्ष की जब बात करते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पंथनिरपेक्ष की अगर बात करें तो एक चीज़ होता है, एक टर्म आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष बात होती है। धर्मनिरपेक्ष, जब आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो हमारा जो भारत का संविधान, हमने इससे पहले विशेषता में पढ़ी थी कि क्या था कि वो जो बात करता है कि पॉजिटिव अप्रोच हमने अपनाया है। पॉजिटिव अप्रोच में क्या है कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात की गई है। ये नहीं कहा गया कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कहा गया सभी धर्मों का सभी धर्मों के साथ समान भाव रखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी एक को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये। तो अब यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, इसमें भी हमने बताया था आपको, फिलहाल एक बार फिर से आपको रिमाइंड करूँ कि धर्मनिरपेक्ष जो होता है जैसे धर्मों की, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहा है। लेकिन जब पंथनिरपेक्ष की बात होती है, पंथ का मतलब होता है जैसे अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अगर हैं तो हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ हो सकते हैं। किसी भी एक धर्म के अधीन बहुत सारे पंथ हो सकते हैं, जिसमें से आप देखोगे वैष्णव पंथ हैं, शैव पंथ हैं, गोरखपुर के साइड में देखोगे नाथ पंथी हैं, बहुत तरह से। ठीक है, ये सारे पंथ हैं। पंथ बेसिकली देखोगे धर्म के अधीन कई सारे, एक धर्म के अधीन कई सारे उपभाग कह सकते हो या उपअंग कह सकते हैं उसके, जो उसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं कहीं ना कहीं, वो पंथ है। तो ये देखोगे बहुत सूक्ष्म स्तर पर बात करता है जो पंथ निरपेक्ष की बात किया गया है। तो सभी पंथों को भी इसमें कहा गया कि उनको साथ लेकर चलने की बात की गई है। ज़्यादा व्यापक ये हो जाता है पंथ निरपेक्ष क्योंकि बहुत ब्रॉड है ये। इसके बाद बात किया है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब आपको पता ही है कि लोकतंत्र का मतलब है चुनी भारत जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार होगी बेसिकली, और वो जनता के लिए ही काम करेगी। ऐसे उस उद्देश्य से लोकतंत्र को स्थापित किया गया है और शायद कहीं ना कहीं राजतंत्र से तो बेहतर ही है। इसके बाद देखोगे गणराज्य। गणराज्य की जब बात करोगे, गणराज्य का मतलब ये होता है बेसिकली कि जहाँ का जो मुखिया होता है, शीर्ष प्रशासन, मुखिया, शीर्ष प्रशासन कह लो या फिर मुखिया जो है, शीर्ष प्रशासन या फिर मुखिया, वो क्या होता है? चुना हुआ होगा, उसको कहते हैं कि वो क्या है? गणराज्य है। जैसे अमेरिका में आप देखोगे तो अमेरिका भी एक गणराज्य है, वहाँ का भी राष्ट्रपति जो होता है वो शीर्ष सत्ता राष्ट्रपति की होती है, वो चुना गया है। भारत में भी देखोगे गणराज्य है। लेकिन जब आप ब्रिटेन की बात करोगे,
ब्रिटेन में देखोगे तो ब्रिटेन में आज भी जो शीर्ष सत्ता में है, भले ही नाम मात्र का है, वो क्या होता है, राजा ही होता है ब्रिटेन का, ठीक है। तो वो चुना हुआ नहीं होता, इसीलिए ब्रिटेन में ये जो हम बात करते हैं कि गणराज्य ब्रिटेन नहीं है, ठीक है। ये सारी बात इसमें कही गई है प्रस्तावना में। इसके बाद अब आए तो दो चीज़ हमने कर ली, एक तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, वो है भारत की जनता, हम भारत के लोग। दूसरी बात हमने किया कि भारत की प्रकृति के बारे में प्रस्तावना बात करती है, उसमें क्या कहती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा भारत, ऐसी बात करती है। फिर इसमें देखोगे एक बात जो आती है, इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, और क्या बात की गई है, तीसरी बात जब करोगे तो बात करती है न्याय की, पहले बात करती है समानता की, नहीं न्याय की बात करती है, सॉरी, पहले बात करती है न्याय की, किस 3 तरह के न्याय की बात करती है, फिर कहती है और इसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक और कौन सा, राजनीतिक, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है। तो इन 3 तरह के न्याय की बात करती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, 3 न्याय की बात करती है। इसके बाद देखोगे चौथी चीज जिसमें बात करती है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की जो बात करती है, इसमें स्वतंत्रता में आप देखोगे तो विचारों की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति के साथ ही देखोगे तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, इसी तरह से देखोगे तो उपासना है, धर्म है और विश्वास है। तो कितनी बातें हो गई, 5 बातें हो गई ना, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास के स्वतंत्रता की बात करता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रस्तावना आपको नया भी याद हो तब भी आप याद रखिए कि 3 न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करोगे तो विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है, इन सबकी स्वतंत्रता होगी। इसके बाद जो बात करता है आगे अगर देखेंगे, कहता है प्रस्तावना में कहता है कि हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, संपूर्ण, धर्म और विश्वास, ये सारी बातें जब करता है वो पहुंचता है कि स्वतंत्रता में 5 स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद कहता है सभी नागरिकों को क्या देने की बात करता है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात करता है। प्रतिष्ठा का मतलब है सभी एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात होती है। इसमें आगे भी एक बार कहेगा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात करता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे प्रतिष्ठा की बात करता है। प्रतिष्ठा का मतलब सभी को सम्मान से जीने का हक मिले। अवसर की समानता का मतलब है किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। आप देखेंगे इसी के लिए हमारे यहाँ संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है, जिसमें आप देखोगे 14 से 18 तक की बात जो की गई है, उसमें कौन से अधिकार हैं, समता का अधिकार जो मिला है वो इसी के लिए है। आप देखोगे उसमें एक बात है 15वां आर्टिकल 15, उसमें क्या कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश और जाति और लिंग के भेद आधार पर जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली है अवसर की समानता का मतलब है कि इस आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसी भी तरह से संलग्नता हो, उसमें सभी को समान रूप से जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये अवसर की समानता की बात करता है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो, किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगली बात जो इसमें करता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बाद आप देखोगे तो इसमें बात करता है कि इसके बाद कहता है कि तथा सारे व्यक्तियों की गरिमा, ठीक है, तथा व्यक्तियों के उनकी गरिमा, और बात करता है कि राष्ट्र के एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ाने वाला। इसके बाद वो कहेगा कि इस संविधान को आज दिनांक हम इतने को क्या करते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा के द्वारा क्या किया उसको पारित किया जाता है, एकीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। वो सारी बात आती है। अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें एक बात और है, गरिमा, गरिमा बढ़ाने वाला बात करता है, व्यक्ति की गरिमा, कह लो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, तथा दूसरी क्या बात करता है, राष्ट्र की अखंडता, और तीसरी सी में बात करता है बंधुत्व बढ़ाने वाला। ठीक है, 3 बातें कहता है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की अखंडता व बंधुत्व सॉरी कहता है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की अखंडता व बंधुत्व बढ़ाने वाले इस संविधान को, फिर उसमें बात आती है कि आज दिनांक वाली बात आएगी। ठीक है, अब ये देखो, व्यक्ति की गरिमा का मतलब है सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन मिले। एक तो ये है डिग्निटी ऑफ लाइफ की, जिसमें बात की जाती है कि सभी को जो है गरिमापूर्ण जीवन, एक जो है समाज में जीने का अधिकार मिले। जैसे अभी ऐसा ना हो किसी के साथ कि बार बार आए दिन न्यूज़ में आ जाए कि
फलाने आदमी को जो है इस बस्ती के सामने से बारात लेकर जाने से मना कर दिया गया, तो वो एक तरह के वो देखोगे कि वो क्या है, उसके साथ आज भी वो छुआछूत या उस तरह की भावनाओं का विद्यमान है। तो इन सारी बातों को जो है वो कहा गया है कि वो ना हो, ठीक है। और राष्ट्र की अखंडता की बात है कि राष्ट्र को मजबूत बनाने की बात की गई है कि राष्ट्र को सब लोग मिलकर के एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करिए। बंधुत्व बढ़ाने वाला, आपस में भाईचारा की बात किया जाता है। तो यहाँ पे ये संविधान इतनी सारी बातें करता है और इसके साथ फिर कहता है कि उसमें फिर संविधान में प्रस्तावना में क्या है कि आज दिनांक क्या जो भी है, जो भी डेट रहती है उसमें 26 नवंबर 1949। तो देखोगे प्रस्तावना में वो डेट भी दी गई है जब संविधान को लागू किया गया। अब जाहिर सी बात है कि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, ये हमको पता, लेकिन संविधान लागू इस दिन हो गया था। उसके कुछ एक भाग जिसमें से देखोगे नागरिकता वाले जो विषय हैं, नागरिकता पर देखोगे कि जो छोटे शीर्षक और प्रशासन के जो दैनिक प्रशासन वाले थे, तो छोटे शीर्षकों वाले जो हैं प्रावधान कुछ वो और दैनिक प्रशासन के प्रावधान कुछ लागू हो गए थे। साथ ही देखोगे चुनाव संबंधी जो तदर्थ आम चुनाव के लिए जो चुनाव संबंधी थे उन बातों को लागू कर दिया। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसमें अगर आप आर्टिकल देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह से 60 था, 324 था, 366 है, 367 है, 379 था, 380 था, 388 है ना, 388 है। इसी तरह से देखोगे कि 391 है, 392 है, 393 है। ये सारे आर्टिकल जो थे वो लागू हो गए थे जिस दिन संविधान बना, उसी दिन लागू हो गए थे। बाकी देखोगे तो बाकी जो आर्टिकल थे वो बाद में लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो ठीक है, उसके पीछे के हम रीजन पढ़ चुके हैं कि क्यों से इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं उन सारी बातों के लिए, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच गई है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो 3-4 बातें, जैसे हमने बताया कि एक तो बात करती है कि सामाजिक न्याय की बात करती है, 3 तरह के न्याय की बात कर लिया उसने, स्वतंत्रता की 5 तरह की बात की। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, स्वतंत्रता की पॉइंट को एक बार देख लेते हैं कि स्वतंत्रता में क्या क्या था। विचार, फिर अभिव्यक्ति थी, ठीक है, विश्वास था, धर्म था और उपासना थी। अब यहाँ पर देखोगे ना, ये जितनी भी सारी बात है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, आप जब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकार में देखोगे कि आर्टिकल जो 19 से 22 तक है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर देखोगे जो आर्टिकल 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या धार्मिक जो है धार्मिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें देखोगे ना, जो ये धर्म की बात किया जा रहा है, उपासना की, विश्वास की, ये जो 3 बातें हैं, धर्म, उपासना, विश्वास, ये जो फेथ है, ये सारी बात जो आएगी ना वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 जो है ये सब इसको जो है समाहित कर लेता है, जहाँ पे आप पढ़ेंगे 19 का ए से लेकर के कि कुछ भी जो है बोलने का अधिकार आपके पास है, अपने अभिव्यक्ति को, कोई भी आप विचार रखने के आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। उसके बाद आपको क्या होता है, बी में देखोगे 19 बी का आता है कि संगठन बनाने का आपके पास अधिकार है। संगठन बनाने के बाद आपको ट्रैवल करने का भी अधिकार है, कहीं पर भी बस जाने का भी अधिकार है आपको, कहीं भी मतलब आप निवास स्थान बना सकते हैं अपना, और कोई भी व्यापार या पेशा चुनने का भी आपके पास अधिकार होता है। तो 19 ए से लेकर के 19F तक आप देखोगे उसमें सारे अधिकार दिए गए हैं, उसको हम वहाँ पे मूल अधिकारों के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि ये जो विचार और व्यक्ति है ये सारे कहाँ से आपको कहाँ देखने को मिलेंगे संविधान में, फिर स्वतंत्रता के जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसमें देखने को मिल जाएगा। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता में, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, आबाद रूप से आचरण करने का आपके पास अधिकार है, आर्टिकल 25 कहता है। इसी तरह से आप देखोगे विश्वास का भी है, उपासना करने का भी आपके पास पूरा अधिकार है, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी पद्धति को फॉलो कर सकते हैं, ये संविधान आपको पूरी तरह से इजाज़त देता है, ठीक है। तो ये थी बात आज प्रस्तावना की। और प्रस्तावना में एक खास बात जो बचती है वो ये बचती है 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया और उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। शुरुआती प्रस्तावना में 3 चीज़ें नहीं थी। जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में आज की, तो वो कौन कौन सी 3 चीज़ें नहीं थी। जैसे जब हम प्रस्तावना को शुरुआत करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो शब्द है समाजवादी, ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। क्रम याद रखिए आप, कैसे कैसे जोड़ा गया होगा ये भी क्रम याद रखिए। सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया है, समाजवादी, ये शब्द नहीं था पहले, समाजवादी। फिर जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, तो ये 2 शब्द हो गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। बाकी सारे शब्द थे, पंथ निरपेक्ष वाला नहीं था, समाजवादी नहीं था। 2 ये नहीं थे, एक और था। 3 शब्द थे जो जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा, 42वां अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन था ये।
कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। तो एक था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को ये तीनों न्याय, फिर सभी स्वतंत्रता, फिर जो है व्यक्ति की मतलब प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात करेगा। फिर कहता है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की अखंडता, जो बात आती है अखंडता, क्या बात आती है? राष्ट्र की अखंडता। ये भी शब्द जो है नहीं था। तो ये यही तीन ही शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद वो पूरा प्रस्तावना फिर से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना अच्छा रहता है कि आपको एग्जाम में कभी बार क्रम भी पूछ लेता है कि कौन से किस क्रम में था। तो ये आप याद रखिए, पहले समाजवादी पहले आता है शब्द, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता। यही तीनों शब्द जो हैं वो कब जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, ये वहाँ पे जोड़े गए। इससे पहले ये संविधान में ये शब्द नहीं थे। ठीक है, तो अब इनको निकाल करके एक बार आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि क्या पहले प्रस्तावना थी और अभी की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और लोगों के साथ शेयर करते रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए बस। थैंक यू।